नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपिका पवार है। मैं श्रमोदय आवासीय विद्यालय मुगलिया छाप भोपाल में पीजीटी फिजिक्स की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाने जा रही हूँ। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है बच्चों? किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचना, यह गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपने अध्ययन किया। अब हम प्रणोद तथा दाब के बारे में समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में क्यों दौड़ पाते हैं? आपको ज्ञात होगा कि ऊंट रेगिस्तान में तेजी से दौड़ने वाला जानवर है। वह रेगिस्तान में इतनी आसानी से कैसे दौड़ पाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। हमारे जो सेना के टैंक हैं, जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, एक सतत चेन देखी होगी आपने, वो एक चेन पर ही टिके होते हैं। किसी ट्रैक और बस के जो टायर होते हैं वो अधिक चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? और आपने अपने घरों में औजार तो देखे ही होंगे, जैसे चाकू हुई या किसी भी काटने वाले औजार को आप कैंची ले लें, तो इनकी धार इतनी तेज क्यों होती है? क्या आपने कभी इन सभी बातों पर विचार किया है? इन सभी घटनाओं का संबंध ऋणोद से होता है तथा दाब से भी। किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में, हम ये कहेंगे कि किसी भी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लंबवत लगने वाले नेट बल को हम ऋणोद कहते हैं तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझें। इसे समझने के लिए हम कुछ स्थितियों का अवलोकन करेंगे। स्थिति 1 में यदि आप चित्र में देख पा रहे हो, तो एक बच्चा है जो बुलेटिन बोर्ड पर एक चार्ट लगाना चाहता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसे बोर्ड पर चार्ट लगाने के लिए कुछ पिनों की आवश्यकता होगी। यह पिनों को अपने अंगूठे के माध्यम से बोर्ड पर लगाएगा ताकि हमारा चित्र जो है बुलेटिन पर आसानी से लग जाए। इसके लिए आप देखेंगे कि छात्र पिन को अपने अंगूठे की सहायता से दबाता है। यह कार्य करने के लिए ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में जब वह बल आरोपित करेगा तो वह पिन के शीर्ष अर्थात चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाता है और यह बल बोर्ड की सतह पृष्ठ के लंबवत लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगेगा, क्योंकि पिनों का क्षेत्रफल बहुत ही छोटा होता है और यह बल लंबवत लगाया जाता है। अब हम दूसरी स्थिति का अवलोकन करते हैं। आप शिथिल ढीले रेत पर खड़े होते हैं। नॉर्मली आप जब रेगिस्तान में गए होंगे या आपके घरों के आसपास यहाँ काम चल रहा होगा, तो आप देखेंगे कि आप रेत के अंदर खड़े होते हैं तो आपके जो पैर हैं वो गहरे धंस जाते हैं। लेकिन आप कभी उस रेत पर लेटे हैं? जब आप उस रेत पर लेटेंगे तो आप देखेंगे आपका शरीर रेत में जितने आपके पैर धंसे थे उतना नहीं धंसता। अतः यह दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर के भार के बराबर होगा, लेकिन दोनों अवस्थाओं में
यह बल अलग अलग लगेगा, किंतु हमारा भार तो समान है। यह क्यों होता है? यह दोनों स्थितियां प्रणोद तथा दाब पर निर्भर करती हैं। भार ऊर्ध्वाधर नीचे दिशा में लगने वाला बल है। यह रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद कहते हैं। इसीलिए जब हम बल लगाते हैं और वह लंबवत लगेगा तो हम उस बल को प्रणोद कहेंगे। बच्चों, आप समझ गए होंगे, यह प्रणोद की परिभाषा है। क्या है परिभाषा? किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद कहते हैं। हम इस पर बल लगा रहे हैं तो हमें ज्ञात है बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो उसी प्रकार प्रणोद का मात्रक भी न्यूटन ही होगा। दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं कि आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है, दोनों स्थितियों में प्रणोद समान है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। क्योंकि आप प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति का अवलोकन करें तब आप देखेंगे कि हम दोनों स्थिति में बल लंबवत ही लगा रहे हैं, तो प्रणोद हमारा समान होगा, किंतु दाब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि दाब का संबंध क्षेत्रफल से होता है। अब हम दाब की परिभाषा देखेंगे। दाब की परिभाषा में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। प्यारे बच्चों, दोबारा समझें, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। अतः दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, जो कि हमने दूसरी स्थिति में समझा। यदि किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल अधिक होगा तो हम उस पर दाब कम लगा पाएंगे, लेकिन किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल यदि कम है तो उस पर अधिक दाब लगेगा। अब हम दाब के मात्रक देखेंगे। दाब का मात्रक प्रणोद का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर से गिनते हैं। तो दाब का जो एसआई मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। चूंकि वैज्ञानिक पास्कल ने इनकी खोज की थी दाब की, इसीलिए इनके तहत इसके सम्मान में दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त किया जाता है। अब आइए हम प्रणोद तथा दाब को अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं, जो कि आपकी बुक से लिया गया है। आप प्रश्न समझिए। एक लकड़ी का गुटका है, मेज पर रखा हुआ है और लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा इसकी विमाएं 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी हो। देखिए, पहली विमाएं क्या दी है? 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ 40 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर।
आप क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझें कि आपके पास एक लकड़ी का गुटका, ये देखिए, ये मेज पर रखा हुआ है। अब लकड़ी के गुटके का पूरा द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, लेकिन इसकी विमाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपके पास 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। अब आपको लकड़ी के टुकड़े द्वारा, इस लकड़ी के टुकड़े द्वारा इस मेज पर जो बल लगता है, जो दाब है, उसे आपको याद करना है बच्चों। तो पहली स्थिति में आप देखेंगे लकड़ी का गुटका 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के द्वारा दाब आरोपित करता है, और दूसरी स्थिति में आप देखेंगे कि लकड़ी का गुटका 40 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर द्वारा दाब आरोपित करता है। आइए, हमारे पास क्या दिया गया है? लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान जो कि 5 किलोग्राम है तथा इसकी विमाएं 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ आपको ज्ञात होगा कि हम किसी भी वस्तु पर लंबवत लगाए गए बल को प्रणोद कहते हैं, और लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर प्रणोद लगाता है क्योंकि यह बल लंबवत लग रहा है। अब आपको ज्ञात होगा प्रणोद यदि लंबवत लगता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F = m/g। लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के बराबर होता है। तो F = m/g। आप देखेंगे आपके पास द्रव्यमान दिया गया है, m = 5 किलोग्राम, इसकी वैल्यू रखेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की ओर एक बल लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बेटा हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे आपस में गुणा करेंगे तो आप देखेंगे जो आंसर आएगा हमारे पास वो 49 न्यूटन होगा। तो लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर जो प्रणोद लगाता है वो 49 न्यूटन होगा। अब आप देखिए, हमें सतह के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। सतह के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि पहली विमाएं हमारे पास दी गई हैं 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। सतह का क्षेत्रफल हमारे फॉर्मूला होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपको पता है क्षेत्रफल हमेशा मीटर में लिया जाता है, क्योंकि हमें दाब के लिए क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए हमने सर्वप्रथम प्रणोद निकाला है, उसके पश्चात क्षेत्रफल। तो हम इसे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। अब हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं, क्योंकि दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। हमने प्रणोद निकाला था 49 न्यूटन तथा क्षेत्रफल हमने जो अभी निकाला है 0.02 मीटर स्क्वायर। इसको भाग देने पर बच्चों अंत में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अतः हम देखेंगे कि लकड़ी के गुटके द्वारा 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर की विमाओं द्वारा जो दाब लगता है वो 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब जब गुटके की 40 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर की सतह मेज पर रखी जाती है, आप चित्र में देख सकते हैं 40 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर की विमाओं को हमने मेज पर रखा है, तो यह मेज की सतह पर पहले जितना ही प्रणोद लगाता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रणोद लंबवत लगाया जाता है तो उसका वह क्षेत्रफल पर इफेक्ट नहीं करता। अब हमने जो दो विमाएं निकाली हैं तो आप देख सकते हैं प्रणोद जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 49 न्यूटन। अब हमें इस पर दाब ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता है।
तो क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने लंबाई ली है 40 सेंटीमीटर और हमारी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद होगा हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यह 0.08 मीटर स्क्वायर होगा। अब हम इन वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे। चूंकि दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है, तो हमने प्रणोद का मान निकाला था 49 न्यूटन, जो हम रख चुके हैं, और हमने क्षेत्रफल निकाला 0.08 मीटर स्क्वायर। इसको हल करेंगे। हल करने के पश्चात जो हमारा दाब का मान निकलेगा वो 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। आपने देखा कि हमने जब सतह 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्राप्त किया, तथा सतह 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त किया। आपने देखा इस प्रकार जब छोटे क्षेत्रफल पर बल लगता है तो अधिक दाब होता है, और बड़े क्षेत्रफल पर जब हम बल लगाते हैं तो कम दाब लगता है। तरलों में दाब का अध्ययन करेंगे। तरल अर्थात द्रव्य जो बह सके वह द्रव्य कहलाता है। सभी द्रव या गैसें तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, इसी प्रकार तरल भी अपने भार के कारण किसी बर्तन में रखे जाने पर कुछ भी दाब लगाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में जब आप किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में पानी को स्टोर करके या सहेज के रखते हैं और उस बर्तन में कहीं एक इसकी तल पर एक छेद हो जाता है, तो आप उसे अपनी उंगली से बंद करने का या पानी रोकने का प्रयत्न करते हैं। आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो लगाया गया बल होता है उसके बाद भी पानी बाहर आने की प्रयास करता है, चेष्टा करता है, तो पानी भी अपनी तरफ से एक बल लगाता है। अर्थात वह पदार्थ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती तथा जो बह सकता है तरल कहलाता है, और तरल द्वारा किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद को तरल दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है, अर्थात तरल दाब का फॉर्मूला होगा तरल दाब बराबर तरल के कारण तल के लंबवत लगने वाला बल बटे उस तल का क्षेत्रफल। आप देखेंगे बच्चों, यदि हम तल के क्षेत्रफल अर्थात सरफेस जितना आपने लिया है जिसमें वो स्टोर है उस पर लंबवत एक समान बल यदि F लगे, यदि तल के क्षेत्रफल A पर लंबवत एक समान बल F लगता है तो तल पर दाब P बराबर F/A अर्थात बल बटे क्षेत्रफल। अतः एक ही परिमाण का बल विभिन्न क्षेत्रफलों पर अलग अलग दाब लगाता है। क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है तथा क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ता है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यही कारण है कि समान बल लगाने पर मोटी कील की अपेक्षा नुकीली कील दीवार में आसानी से घुस जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि मोटी कील का क्षेत्रफल अधिक होता है तथा नुकीली कील का क्षेत्रफल कम होता है। आइए हम एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं जिसे हम उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता को ब्योंसी भी कहा जाता है। आप कभी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और यह अनुभव किया है कि जब
पानी की बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है। बकाए अपेक्षा कि हम उसे जब खींचते हैं उसकी अपेक्षा वो हमें उस समय ज़्यादा भारी लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता? लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता के बारे में समझने के लिए सर्वप्रथम हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आप एक प्लास्टिक की खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह को एक वायुरुद्ध डॉट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। ऐसा क्यों? बोतल को पानी में धकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं और इसे अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप थोड़ी कठिनाई का अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर एक बल बढ़ता जाता है, जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए। आप देखेंगे बोतल उछल कर वापस सतह पर आ जाती है। क्या पृथ्वी का यह गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर कार्यरत है? आप अपने घर में यह एक्टिविटी करके देखिएगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। तो यदि ऐसा होगा तो पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला बल ऊपर की दिशा में इसके भार से अधिक होता है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। आप देखेंगे बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल, इसे ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। वास्तव में किसी तरल को डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा आपको कि जब हम किसी भी वस्तु को पानी में डुबोने का प्रयत्न करते हैं तो वह उसमें जाने के बजाय वहां जाने का विरोध करती है। यह पानी के द्वारा भी एक बल से वापस उसी दिशा में रखने का प्रयत्न करता है। इसे ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब उत्प्लावकता की परिभाषा: द्रव पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उस द्रव में डुबोए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित होता है, उसे उत्प्लावकता कहते हैं। पुनः द्रव्य पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उस द्रव में डुबोए जाने पर वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल आरोपित करती है, उसे उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता कहते हैं। हमने आज इस अध्याय में तरलों में दाब, उत्प्लावकता तथा प्रणोद और दाब के बारे में समझा। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर जो बल लगता है वह उत्प्लावन बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यह तरल द्वारा लगाया गया बल है, तो यह सदैव ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा। आइए हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। यह आपके गुरुत्वाकर्षण भाग से लिया गया है।
प्रश्न है, दो पिंडों में से प्रत्येक का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तथा ये परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आप देखिए, आपके पास क्या दिया है कि दो पिंडों का द्रव्यमान दिया है। कितना है बेटा आपके पास? दो पिंडों का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। तो आप मान लेते हैं कि हमारे पास दो पिंड हैं, m1 m2 बराबर 40 किलोग्राम तथा ये एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात r बराबर 2 मीटर। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हमारे पास होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप देखें, हमने अभी बताया कि m1 और m2 हमारे पास दो पिंड हैं, r उनके बीच की दूरी है। तो हमें दिया गया है m1 बराबर 40 किलोग्राम और m2 बराबर भी 40 किलोग्राम और दूरी r बराबर 2 मीटर। इसे हम फॉर्मूले में रखेंगे तो g का मान आपको ज्ञात होगा, जो कि सार्वत्रिक है। इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और m1 m2 के मान है 40 किलोग्राम। दोनों मान रख दिए बटे r स्क्वायर, r का मान दिया है 2 और उसके ऊपर घात 2 अर्थात 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माने 2 गुणा 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2.668 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। तो यह इतना गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमें मिल जाएगा। अब आप एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन समझिए, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg तथा मनुष्य का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है। पृथ्वी मनुष्य को 600 न्यूटन बल से अपनी ओर खींचती है। मनुष्य पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगा तथा पृथ्वी का मनुष्य की ओर त्वरण कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। देखिए, सर्वप्रथम आपको दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है तथा मनुष्य का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है। आप देखेंगे कि पृथ्वी मनुष्य को अपनी ओर 600 न्यूटन बल से अपनी ओर खींचती है, तो मनुष्य पृथ्वी पर कितना बल आरोपित करेगा बेटा? तो वह उतना ही बल आरोपित करेगा जितना पृथ्वी मनुष्य को अपनी ओर खींचने के लिए आरोपित करती है, अर्थात 600 न्यूटन, क्योंकि दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया होने के कारण बराबर होते हैं। अब हमें मनुष्य द्वारा पृथ्वी का मनुष्य त्वरण ज्ञात करना है। तो पृथ्वी का मनुष्य की ओर त्वरण a बराबर F अपॉन a m। हमारे पास F बल का मान भी दिया गया है तथा द्रव्यमान भी। तो F का मान हमारे पास से बेटा 60 न्यूटन, जो बल हम लगा रहे हैं 600 न्यूटन और द्रव्यमान दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप 600 में 6 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 100 और 10 की घात को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाती है, तो 10 की घात -24 मीटर पर सेकेंड